A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गैसीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस लॉस, इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, और इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों के जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसीलिए इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चंस बताए हुए थे और आज भी मैं आपको कई क्वेश्चंस डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है आवोगाद्रो का नियम, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एवोगैद्रो का नियम। इंग्लिश में से हम बोलते हैं एवोगैद्रोस लॉ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नियम है आवोगाद्रो का नियम, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के अरिहंत की बुक में ये नियम नहीं दिया गया है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन ये नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना इस नियम को पढ़े आप आदर्श गैस समीकरण को नहीं समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, अरिहंत की बुक में ये नियम दिया नहीं गया और आदर्श गैस समीकरण को सॉल्व कर दिया गया है। पता नहीं कैसे सॉल्व कर दिया गया, लेकिन ये नियम ही नहीं दिया गया था। तो जब तक आप इस नियम को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप आदर्श गैस समीकरण को नहीं समझ पाएंगे। अभी मैं जब आपको आगे आदर्श गैस समीकरण बताऊंगा ना, आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों मैंने आपको ये रूल यहां पे डिटेल में पढ़ाया। तो चलिए देखते हैं आखिर आवोगाद्रो का नियम है क्या। तो देखिए, यहां पे लिखा है कि अमीदियो एवोगाद्रो ने 1811 ईस्वी में अपना नियम निम्नवत दिया। तो देखिए, जो आवोगाद्रो हैं, इन्होंने अपना नियम कब दिया था? इन्होंने अपना नियम दिया था 1811 ईस्वी में। ये आपको सबसे पहले याद कर लेना, ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है। तो अमीदियो एवोगाद्रो ने 1811 ईस्वी में अपना नियम निम्नवत दिया। तो चलिए देखते हैं नीचे यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि समान ताप तथा दाब पर, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये लाइन आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। क्या लिखा है? समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है STP। अब यहीं से डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि STP का पूरा नाम क्या होता है। तब आपका आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब हो जाएगा मानक ताप। क्या हो जाएगा? मानक ताप। ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्रेशर लिखा हुआ है, प्रेशर मतलब होता है दाब, और इसके पहले हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है? मानक दाब। क्या? मानक दाब। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हिंदी में बोलते हैं मानक ताप तथा दाब, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, हिंदी में बोल सकते हैं मानक ताप तथा मानक दाब। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं आखिर मानक ताप और मानक दाब होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे मानक ताप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा मानक ताप होता क्या है। तो देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस
या 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को मानक ताप कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मानक ताप किसे कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को हम मानक ताप कहते हैं। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना। अगर आपसे मानक ताप का मान पूछा जाए 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मानक ताप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको मानक दाब के बारे में। आखिर मानक दाब क्या होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। मानक दाब, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा 760 mm, ठीक है, 760 mm या 76 सेंटीमीटर दाब को मानक दाब माना जाता है, यानी स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है। अगर आपसे मानक दाब इसकी वैल्यू पूछी है तो क्या होगा? 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना। ये आपकी बुक में दिया गया है, ये अरिहंत की बुक में दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चेक कीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य। इस चैप्टर में जाइएगा गैसीय नियम वाले में, वहां पे आपका चैप्टर का थ्योरी पार्ट जब फिनिश होता है तो महत्वपूर्ण तथ्य दिया होता है। वहां पे आपका ये दिया हुआ है मानक ताप और मानक दाब, ये आपका दिया हुआ है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। ठीक है, तो यहां पे लिखा है एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 273 केल्विन ताप और 760 mm दाब पर सभी गैसों के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रोस नंबर होती है। ये आपका लिखा है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है। क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है। तब आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये जरूर याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है। आपका आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 273 केल्विन ताप और 760 mm दाब पर सभी गैसों के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रोस नंबर, ये एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ये आपकी अरिहंत की बुक में नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको इसीलिए डिटेल में बता दिया। ये नियम क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आगे आपको पता चलेगा जब मैं आपको आदर्श गैस समीकरण बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए एवोगैड्रो संख्या का मान जरूर याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखा है अतः स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन V उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्या लिखा है? अतः स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन V, देखिए आयतन को इंग्लिश में हम वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयतन V उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक जो आपका लिखा समानुपाती होता है, इसको हम लिख सकते हैं V समानुपाती होता है N के। देखिए कैपिटल N यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे कैपिटल N लिखा हुआ। तो क्या लिखा है? अतः स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन V उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे V समानुपाती हो जाएगा कैपिटल N। V यहां पे क्या है? आयतन है, ध्यान रखिएगा। और N यहां पे क्या है? अणुओं की संख्या है।
ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि अणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। यहां पे मोलों की संख्या या फिर आप बोल सकते हैं मोल की संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अणुओं की संख्या तथा मोल की संख्या यानी 1 मोल इज इक्वल टू आपका 6.022 इंटू 10⁻23 अणु एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो देखिए अणुओं की संख्या को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से, और ये समानुपाती होता है स्मॉल एन यानी मोलों की संख्या। ये आपको ध्यान रखना है, मोलों की संख्या के। क्या लिखा है कि अणुओं की संख्या तथा मोल की संख्या एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी यहां पे मैं ये बोल सकता हूं जो कैपिटल एन है यानी जो अणुओं की संख्या है वो समानुपाती है मोलों की संख्या के। ये आपको ध्यान रखना है। अणुओं की संख्या जो होती है किसी भी पदार्थ के, उनके मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, अतः गैस का आयतन उसके मोल की संख्या के समानुपाती होता है। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, इसे हम लिख सकते हैं कि जो V है ये समानुपाती होता है N के। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा है, अतः गैस का आयतन उसके मोल की संख्या के समानुपाती होता है। गैस का आयतन जो है V उसके मोल की संख्या के, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गैस का आयतन उसकी मोल की संख्या के समानुपाती होता है। ये हमें यहाँ पे मिलेगा आवोगैद्रो के नियम से, यानी V समानुपाती होता है N के। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी इसका यूज हम करेंगे आदर्श गैस समीकरण में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इतना डिटेल में बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना, ये V जो होता है ये समानुपाती होता है N के। आप इस रूल को बोलना चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो आवोगैद्रो का नियम है आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप T एवं दाब P पर किसी गैस का आयतन V उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके अणुओं की संख्या या मोल के समानुपाती होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि इस नियम के अनुसार यानी आवोगैद्रो के नियम के अनुसार स्थिर ताप T एवं दाब P पर किसी गैस का आयतन V उसके अणुओं की संख्या या मोल के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती N के। बस इतना आपको ध्यान रखना, यही आपका है आवोगैद्रो का नियम। देखिए नीचे आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे, अर्थात V जो है ये समानुपाती है अणुओं की संख्या के, यानी V समानुपाती कैपिटल N के, या फिर लास्ट में हमें क्या मिलेगा, V समानुपाती मोलों की संख्या यानी कैपिटल N। ऊपर आपका था जब ये था कि V समानुपाती होता है अणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या को कैपिटल N से हमने रिप्रेजेंट किया था। फिर लास्ट में हमें क्या मिला था, लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा था कि अतः गैस का आयतन उसके मोल की संख्या के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे हम स्मॉल n लिखेंगे, मोलों की संख्या। तो यही आपका क्या है, आवोगैद्रो का नियम है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जो V समानुपाती है अणुओं की संख्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी आपका लिखा, यानी स्थिर ताप और दाब पर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर इसके बाद V समानुपाती है यहाँ पे मोलों की संख्या के, ठीक है, ये भी क्या है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी स्थिर ताप एवं दाब पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आवोगैद्रो का नियम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब क्यों बताया है अभी आगे आपको पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा आदर्श गैस समीकरण। तो ये देखिए आदर्श गैस समीकरण, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये टॉपिक दिख रहा होगा। देखिए आपकी बुक में, जो अरिहंत की बुक में आदर्श गैस समीकरण सॉल्व किया गया है वो सही तरीके से सॉल्व नहीं किया गया। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि वहां पे आवोगैद्रो का नियम यूज नहीं किया गया है, वैसे ही पता नहीं कैसे सॉल्व कर दिया गया, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अलग से ये आदर्श गैस समीकरण बता दे रहा हूँ। आदर्श गैस समीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर आदर्श गैस समीकरण होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है बॉयल
चार्ल्स तथा आवोगाद्रो के नियम को आपस में जोड़कर एक महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त किया जा सकता है जिसे आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। क्या लिखा है? बॉयल, चार्ल्स तथा आवोगाद्रो के नियम को आपस में जोड़कर एक महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त किया जा सकता है जिसे आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। यह समीकरण दाब, ताप, आयतन तथा मोलों की संख्या के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि यह समीकरण दाब, ताप, आयतन तथा मोलों की संख्या के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो चलिए अब मैं आपको आदर्श गैस समीकरण, इसका डेरिवेशन डिटेल में बता देता हूं, आखिर कैसे आता है आदर्श गैस समीकरण। तो जैसा कि साफ साफ ऊपर लिखा है, बॉयल, चार्ल्स तथा आवोगाद्रो के नियम को आपस में जोड़कर, यानी आपस में मिलाने से हमें क्या मिलता है? आदर्श गैस समीकरण। तो सबसे पहले बॉयल के नियम से आते हैं। तो बॉयल का नियम मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने आपको बॉयल का नियम डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, जो V है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/P के, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बॉयल के नियम से। फिर इसके बाद चार्ल्स के नियम से हमारा क्या मिलेगा हमें? तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है? V समानुपाती होता है T के, V समानुपाती होता है T के। तो ये चार्ल्स का नियम होता है। मैंने आपको पार्ट 1 में पहले ही पढ़ाया हुआ है, बॉयल का नियम डिटेल में और चार्ल्स का नियम डिटेल में बताया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो V समानुपाती होता है T के, ये चार्ल्स के नियम से मिलेगा। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इसके बाद तीसरा हम यहां पे क्या लेंगे? आवोगाद्रो के नियम से। आवोगाद्रो के नियम से हमें अभी ऊपर क्या मिला था? ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था, ये वाला मिला था ना, कि V जो है ये क्या होता है? समानुपाती होता है N के, यही तो मिला था। तो यही नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आवोगाद्रो के नियम से V समानुपाती होता है N के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यही आपका अरिहंत की बुक में नहीं दिया गया था, पता नहीं उन्होंने कैसे सॉल्व कर दिया है। मैंने देखा तो मुझे वहां पे ये लगा कि देखिए आवोगाद्रो का नियम तो वहां पे यूज नहीं किया गया, पता नहीं कैसे सॉल्व कर दिया बीच में, पता नहीं कैसे सॉल्व किया गया। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। ये सब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जो स्टूडेंट 12th पास आउट है उसने 11th में ये जरूर पढ़ा होगा, आवोगाद्रो का नियम भी पढ़ा होगा। और मैं आपको बता दूं, बिना आवोगाद्रो के नियम के यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण नहीं निकल सकता, जो कि अरिहंत की बुक में पता नहीं कैसे निकाल दिया उन्होंने। तो आवोगाद्रो का नियम इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि आदर्श गैस समीकरण में इसका यूज होगा। तो ये देखिए, ये रहा हमारा आवोगाद्रो के नियम से V समानुपाती होता है N के। ये तीसरा इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो समीकरण 1 था, ये वाला समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों को हम क्या करेंगे? आपस में संयुक्त कर देंगे, यानी मिला देंगे। तो क्या लिखा है? समीकरण 1, 2 व 3 को संयुक्त करने पर हमें क्या मिलेगा? तो देखिए समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में यहां भी V है, समीकरण 2 में यहां भी और समीकरण 3 में यहां भी। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं? जब संयुक्त करेंगे तो V, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और देखिए सब जगह यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहां भी प्रोपोर्शनल का साइन, यहां भी प्रोपोर्शनल का साइन और यहां भी प्रोपोर्शनल का साइन आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब इसको संयुक्त करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? V, प्रोपोर्शनल का साइन मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। फिर इसके बाद देखिए यहां पे सबसे पहले ऊपर हमारा क्या है? यहां पे देखिए P है, फिर यहां पे T है और फिर इसके बाद यहां पे N है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे? तो देखिए V, फिर इसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन लगाया तो देखिए 1 रहेगा, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे P आएगा। ठीक है, 1/P, फिर इसके बाद क्या आएगा? T आ जाएगा और फिर N आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/P आपका पहले में था इक्वेशन में, फिर इसके बाद दूसरे में T और तीसरे में N था। जब संयुक्त करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए V, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, 1/P हो जाएगा, फिर T, फिर N, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको समझिए, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए V समानुपाती है, किसके समानुपाती है? T के है और N के है।
ठीक है, जो आपका टी है और एन के ये समानुपाती है, लेकिन ये जो वी है ये व्युत्क्रमानुपाती है पी के। देखिए पी आपका नीचे लिखा हुआ है, तो देखिए वी व्युत्क्रमानुपाती है पी के, लेकिन वी समानुपाती है टी और एन के। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब आगे इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आगे हम इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं वी, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा एन और टी हो जाएगा, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। एक से हमारा यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा वी प्रोपोर्शनल का साइन एन टी अपॉन में पी आपका हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, यहां तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको इसका मतलब फिर से समझा देता हूं। देखिए वी जो है ये समानुपाती है एन और टी के, समानुपाती है, और जो अपॉन में पी आपका है, ये जो वी है ये वी व्युत्क्रमानुपाती है पी के, इसीलिए पी आपका नीचे आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है और समानुपाती है एन और टी के, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो वी हमें मिलेगा। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पे हमारा एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट हमारा क्या आया है वो है यहां पे आर। आर यहां पे क्या है, गैस नियतांक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहां पे ये आर आया हुआ है। तो v इज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया, आपका आर आ गया। फिर इसके बाद n और t आपका ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में p आपका ऐसे रहेगा, या फिर अगले स्टेप में यहां पे देखिए p की मल्टीप्लाई v में करवाएंगे तो pv इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा n r t। यही आपका क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण होता है, PV इज इक्वल टू nRT। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आदर्श गैस समीकरण कैसे डेराइव होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। देखिए P यहाँ पे क्या है, प्रेशर यानी दाब है, V वॉल्यूम है यानी आयतन है, N यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे गैस नियतांक है, और T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर यानी ताप। ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे आता है यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण, इसीलिए मैंने आपको एवोगैड्रो का नियम बताया हुआ था, इसी के हेल्प से हम यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आदर्श गैस समीकरण भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। अभी भी कुछ टॉपिक है इसका, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखिए आगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो हमारा गैस नियतांक था आर, कैपिटल आर जो हमें मिला था, इसका मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे आर का मान आपसे पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए हमें क्या मिला हुआ था, PV इज इक्वल टू nRT, यही तो मिला हुआ था। तो R क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका गैस नियतांक होता है, कांस्टेंट। आखिर इसका मान कितना होता है, तो जो R का मान है ये होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स या मोल इनवर्स, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे R का मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, अथवा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये दोनों देखिए, ये वाला और जो 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लिखा है ये वाला, हर हालत में आपको याद होना चाहिए। दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए जो R है इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, अथवा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। ये आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में है, यदि किसी गैस का आयतन, ताप तथा दाब, देखिए आयतन V1, ठीक है, आयतन V1, ताप T1 और दाब P1 से बदलकर, देखिए आयतन पहले क्या था, V1 था, बदलकर क्या हो गया, V2 हो गया। ताप पहले क्या था, T1 था, बदलकर T2 हो गया। और पहले दाब क्या था, P1, ये बदलकर P2 हो गया। यानी यदि किसी गैस का आयतन, ताप तथा दाब V1, T1 तथा P1 से बदलकर V2, T2 तथा P2 कर दिया जाए तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 और अपॉन में मिलेगा T2। ये भी रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया आदर्श गैस समीकरण का। जितना मैंने आपको बताया बस इतना ही आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको आदर्श गैस समीकरण याद होना चाहिए। क्या होता है,
PV इज इक्वल टू nRT होता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पूरा डेरिवेशन इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए डेरिवेशन ये तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया। बस आपको ये ध्यान रखना कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। P यहाँ पे प्रेशर, V वॉल्यूम होता है, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता है, R यहाँ पे क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, और T टेम्परेचर यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे R का मान ये याद कर लेना, जो दोनों मैंने आपको बताया ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आदर्श गैस समीकरण का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अरिहंत की बुक में कुछ सही नहीं दिया गया था, इसीलिए ये मैंने आपको अलग से करवा दिया, क्योंकि बिना आवोगैद्रो के नियम के आदर्श गैस समीकरण नहीं निकल सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये आपका दिया है। तो देखिए आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आंशिक दाब के बारे में बता देता हूं। आंशिक दाब, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब ये होता क्या है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि किसी गैस का ताप और आयतन गैसीय मिश्रण के ताप और आयतन के बराबर होने पर अकेली गैस का जितना दाब होगा वह उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या लिखा है कि किसी गैस का ताप और आयतन गैसीय मिश्रण के ताप और आयतन के बराबर होने पर अकेली गैस का जितना दाब होगा वह उस गैस का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आंशिक दाब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो देखिए सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आंशिक दाब का नियम ये किसने दिया था। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि आंशिक दाब का नियम ये किसने दिया था, ये आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। तो आपका आंसर होगा डाल्टन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, यही आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहां पे लिखा है यदि अक्रिय यानी परस्पर क्रिया ना करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को एक पात्र में बंद कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे अक्रिय गैस की बात हो रही है। अक्रिय गैस जो परस्पर क्रिया ना करने वाली होती है उनको कहते हैं अक्रिय गैस। मैंने आपको अक्रिय गैस के बारे में पहले ही बताया है। तो यहाँ पे लिखा है यदि अक्रिय यानी परस्पर क्रिया ना करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को एक पात्र में बंद कर दिया जाए तो समस्त गैसों का परिणामी दाब उनके अलग अलग दाबों यानी आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये रूल आपको याद होना चाहिए। ये रूल आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपको लिखा हुआ मिलेगा यदि अक्रिय यानी परस्पर क्रिया ना करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को एक पात्र में बंद कर दिया जाए तो समस्त गैसों का परिणामी दाब उनके अलग अलग दाबों के योग के बराबर होता है। यह किसका नियम है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपका आंसर होगा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे आते हैं। जब तक आप क्वेश्चंस को बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको ये सोचना होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग ये सोचते हैं कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है वहीं से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनर भी काफी स्मार्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऐसा पेपर नहीं बनाते वो लोग कि डायरेक्ट बुक से लिया और एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर पेपर में ऐड कर दिया। ऐसा नहीं करते वो लोग। पहले थ्योरी पार्ट को अच्छे से चेक करते, जहां से क्वेश्चन बन सकता है पहले वहां से क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बारी आती है। ध्यान रखिएगा। और यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स थ्योरी पार्ट को अच्छे से रीड नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन पढ़ के जाते, तो ऐसे काम नहीं बनने वाला। ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, यदि गैसों के आंशिक दाब क्रमशः P1 P2 P3 ... हो तो परिणामी दाब क्या मिलेगा, परिणामी दाब P = हमें यहां पे मिलेगा P1 + P2 + P3
डॉट 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 यहां तक। तो देखिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, यहां से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन यहां से आया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नियम आपको पता होना चाहिए, पूरा नियम आपको लिख के दे दिया जाएगा यहां तक कि योग के बराबर होता है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये नियम किसने दिया था, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आंशिक दाब का नियम ये किसने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए आंशिक दाब, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, आंशिक दाब ज्ञात करना यानी कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो यहां पे लिखा है यदि गैसों के मिश्रण का संपूर्ण दाब P, यानी जो टोटल प्रेशर है वो क्या है P, यानी यदि गैसों के मिश्रण का संपूर्ण दाब P, मिश्रण में कुल अणुओं की संख्या n तथा जिस गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है उसके अणुओं की संख्या n1 हो, तो आंशिक दाब P1 इज इक्वल टू P इंटू N1 और अपॉन में n। देखिए ये जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला दिया है ना, इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आंशिक दाब किसी क्वेश्चन में हमें निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको देखिए एक तो आवोगैद्रो का नियम बता दिया, दूसरा मैंने आपको आदर्श गैस समीकरण बता दिया, जितने क्वेश्चंस यहां से बनने वाले थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर इतना पढ़ लेंगे ना तो अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, जितना बताया है यही सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अभी भी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं। एक टॉपिक आपका है ग्राहम का विसरण नियम जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद गैसों की आणविक गतियां। ये दो टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, फिर इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए टाइम क्यों लग रहा है, मैं चाहता तो ये थ्योरी पार्ट आपको एक दिन में पढ़ा देता, लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस भी बीच में बताता हूं, एक एक टॉपिक डिटेल में बताता हूं, तो टाइम तो लगेगा ही। और टाइम लगेगा तो इससे आपका ये फायदा होगा कि एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, न्यूमेरिकल्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।